जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के समक्ष आपके साइंस की क्लास लेकर के उपस्थित हुआ हूं। देखिए, जैसा कि कल हम लोगों ने फिजिक्स का जो पहला चैप्टर था, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसमें से प्रकाश के परावर्तन के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ाई की थी। एक बार मैं आप लोगों को ब्रीफिंग दे रहा हूं कि आखिर ये प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराती है या अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है, तो टकराने के बाद वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके बाद कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि प्रकाश के दो नियम, प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम हम लोगों ने पढ़ा था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। और दूसरे नियम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखिए, इसी क्रम में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि दर्पण क्या होता है। दर्पण, तो आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण अर्थात मिरर। देखिए, यदि हम आसान भाषा में कहें तो जो कांच होता है, यदि कांच के एक तरफ पॉलिश कर दी जाए, सपोज करिए कि ये कांच है और यदि इसके एक तरफ हम इस तरीके से पॉलिश कर दें, तो जैसे ही इसको हम एक तरफ से पॉलिश कर देते हैं तो इसका ये वाला भाग इधर ये अपारदर्शी हो जाता है। ऊपर वाला भाग कांच का चिकना होता है और ये नीचे वाला भाग में पॉलिश कर देने के बाद इधर प्रकाश की किरण निकल नहीं पाती है। तो ये आपका कहलाता है दर्पण। अब देखिए, दर्पण भी दो टाइप्स के होते हैं। एक तो आपका होता है समतल दर्पण, एक होता है आपका समतल दर्पण, और दूसरे की बात करते हैं तो वो होता है गोलीय दर्पण। पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। अब ये जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण के भी दो भाग हो जाते हैं। एक कहलाता है आपका अवतल दर्पण और दूसरा वाला कहलाता है आपका उत्तल दर्पण। तो मैंने आपको क्या बताया, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के भी यहाँ पर दो भाग निकल करके आ जाते हैं। एक कहलाता है आपका अवतल दर्पण और दूसरा कहलाता है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ये जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण में कुछ परिभाषाएं निकल करके आती हैं। तो गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती हैं। सबसे पहले हम गोलीय दर्पण की कुछ परिभाषाओं के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। उसके बाद हम बारी बारी से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ाई करेंगे। आइए, तो सबसे पहले गोलीय दर्पण, तो आप लोग हेडिंग बनाइएगा, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, ये आप लोग हेडिंग बना लीजिए। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं आप लोग हेडिंग बना लीजिए। देखिए, सबसे पहले यह पढ़ लेते हैं कि गोलीय दर्पण है क्या। उसके बाद उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं निकल करके आएंगी। जब हमको गोलीय दर्पण समझ में आ जाएगा तो गोलीय दर्पण में जो भी परिभाषाएं निकल करके आएंगी वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए, जो गोलीय दर्पण होता है वो एक खोखला कांच होता है। कांच किस प्रकार का? खोखला कांच। जैसे आपका एक गोला होता है
तो खोखले गोले के आकार का आपका गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण नाम से ही पता चल रहा है कि वो एक गोले के आकार का होगा। तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं मैथ में जरूर पढ़ा होगा कि अगर कोई गोला है तो उस गोले का एक सेंटर पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है, जिसको हम लोग केंद्र कहते हैं। इस गोले के केंद्र से अगर ये इसकी परिधि है, अगर यहां तक जो गोलीय वाला भाग है यहां तक की अगर दूरी को हम लोग कहें तो हम कहेंगे कि इसे कहते हैं त्रिज्या। जो बीचों बीच वाला भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं केंद्र, और केंद्र से लगा करके यहां तक की दूरी कहलाती है आपकी त्रिज्या। देखिए गोलीय दर्पण में यदि हम यहां से काटना चाहें और इस तरीके से कट करें तो यहीं से आपके दो दर्पण निकल करके आते हैं, एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। तो गोलीय दर्पण में जो परिभाषाएं निकल करके आएंगी थोड़ा हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। अगर हम ये कहें कि ये वाला उत्तल दर्पण है, मान लेते हैं, हालांकि अभी यह बता पाना मुश्किल है कि इसमें से कौन सा उत्तल और कौन सा अवतल है। जब इनके किसी एक भाग पर पॉलिश कर दी जाएगी तो वो डिसाइड करता है कि फिर ये कौन सा दर्पण होगा आपका। अभी फिलहाल के लिए आप इतना ही समझिए। मान लीजिए कि ये आपका एक उत्तल दर्पण है और ये आपका अवतल दर्पण है। देखिए तो यहां पर केंद्र हुआ इसका, ये इसका केंद्र हुआ, और अगर इसी को हम लोग इस तरीके से और आगे की ओर बढ़ा दें तो अगर यह एक दर्पण है आपका, वो भी अवतल दर्पण है। अब ये अवतल दर्पण कैसे है ये मैं आपको आगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण जब पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में बताऊंगा कि आखिर ये अवतल दर्पण कैसे है। तो अगर इस तरीके से हम इस केंद्र से होते हुए, देखिए अगर ये दर्पण है तो ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये दर्पण का, इस दर्पण का यह सेंटर पॉइंट है, अर्थात बीच वाला बिंदु है। इस बीच वाले बिंदु को हम लोग कहते हैं दर्पण का ध्रुव। यहां पर हमने पहले ही पढ़ लिया है कि इसे कहते हैं केंद्र, जो गोले का केंद्र था। तो इसी से, इस फिगर के माध्यम से ही हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें से कौन कौन सी परिभाषाएं निकल करके आती हैं। मैं अभी इसको रब नहीं करूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। यहीं से हम लोग पढ़ाई करेंगे कि आखिर ये कौन सा, मतलब कि इसमें से कौन कौन सी परिभाषाएं निकल करके आएंगी। जैसे हम कहेंगे, पहली वाली हेडिंग अगर हम कहें तो वो निकल करके आती है, पहली वाली परिभाषा, कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है। मैंने वहां पर लिख तो दिया कि यह आपका ध्रुव है, लेकिन अब आखिर जब परिभाषा हमसे पूछेगा तो हम लोग कैसे इसे डिफाइन करेंगे कि आखिर यह ध्रुव दर्पण का होता क्या है। तो हम यह कह सकते हैं कि यह एक परावर्तक तल है, दर्पण है। कल मैंने आपको बताया था, जब प्रकाश का परावर्तन मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कहा था कि जहां से प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर के जिस तल से, जिस पृष्ठ से टकरा करके जाती हैं उसे हम लोग परावर्तक तल कहते हैं। तो अगर यह कोई परावर्तक तल है, यह कोई दर्पण है, तो इस दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा, इस दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा वही आपका कहलाएगा ध्रुव। दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा वही आपका कहलाएगा ध्रुव। तो हम लोग लिख सकते हैं कि किसी परावर्तक पृष्ठ, किसी परावर्तक पृष्ठ या दर्पण, किसी परावर्तक पृष्ठ या दर्पण का मध्य बिंदु या फिर इसे कह सकते हैं केंद्र बिंदु,
दर्पण का ध्रुव होता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। तो आपने देखा कि किसी परावर्तक पृष्ठ या दर्पण का मध्य बिंदु या फिर उसे केंद्र बिंदु भी कह सकते हैं, वह दर्पण का ध्रुव कहलाता है। और इसे हम लोग इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे? तो आप कहेंगे इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब आप कहेंगे सर इस फिगर में आपने इसको अवतल दर्पण माना है, तो यह बताइए कि इसमें P कहां पर होगा। तो मैंने कहा कि ये परावर्तक पृष्ठ है, ये दर्पण है, इसका जो मध्य बिंदु होगा यही तो आपका ध्रुव है और इसी को हम लोग P कहेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। दर्पण का या किसी भी परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है, जो केंद्र बिंदु होता है, वही दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका अवतल दर्पण मैंने यहाँ पर दिखाया है और इस अवतल दर्पण में दर्पण है ये, तो इसका जो मध्य बिंदु है, जो सेंटर पॉइंट है, वो ये है। इसी को हम लोग कहेंगे दर्पण का ध्रुव। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, आप लोग देखिए, आप लोग इसे अपनी फेयर कॉपी में आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठा करिए। फेयर कॉपी में आप इसको लिखते रहिए। ये जितनी भी गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं हैं, उनमें से एक कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि टिप्पणी कीजिए या परिभाषा बताइए। किसी एक को दे देगा, वो आपको लिखना पड़ेगा। तो अब अगर आप इस तरीके से फिगर बना करके, चित्र बना करके एग्जाम में आप दिखाते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा कारगर साबित होगा, आपको अच्छे नंबर अर्जित करने के लिए। पहली वाली हेडिंग रही दर्पण का ध्रुव। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे पर हम लोग चलेंगे। आप दूसरी वाली हेडिंग बनाएंगे वक्रता केंद्र। दूसरी वाली आप हेडिंग बनाएंगे वक्रता केंद्र। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर ये अवतल है या तो उत्तल है, कोई सा भी दर्पण है, तो वो किसी ना किसी एक खोखले गोले का भाग रहा होगा। जो खोखला कांच अभी हमने लिया था, खोखले गोले के आकार का जो कांच लिया था, ये उसी से तो निकल करके आया है। और अगर ये उसी से निकल करके आया है, तो उस खोखले गोले का कहीं ना कहीं केंद्र रहा होगा। ये मैंने आपको यहां पर इंडिकेट भी किया है, ये केंद्र था। यही केंद्र कहलाता है दर्पण का वक्रता केंद्र। समझ रहे हैं? यही केंद्र कहलाता है दर्पण का वक्रता केंद्र। तो हम लोग यदि इसकी परिभाषा की बात करें, तो हम लोग कह सकते हैं कि दर्पण किसी खोखले गोलीय कांच का भाग होता है, गोलीय कांच का भाग होता है। उस गोले के केंद्र को ही उस गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए, इसे C, कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आई बात? तो वक्रता केंद्र क्या होता है? हमने लिखा कि दर्पण किसी खोखले गोलीय कांच का भाग होता है और उस गोले के केंद्र को ही हम लोग दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम लोग कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। इस फिगर में हम लोग समझेंगे कि गोला था, कांच था,
उसका ये वाला केंद्र था, इसे हम लोगों ने, जब ये गोला था तो इसे हम लोगों ने केंद्र कहा था। अब दर्पण के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा वक्रता केंद्र। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वक्रता केंद्र, और इसे ही हम लोग कहेंगे सी। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, आइए अगली वाली हेडिंग की बात करते हैं हम लोग। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले करके आप इसे नोट कर लीजिएगा, और इस फिगर के माध्यम से आप इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। जो इस क्रम में जो आपकी अगली वाली हेडिंग होगी वो होगी आपकी वक्रता त्रिज्या। जो अगली वाली आपकी हेडिंग है वह है वक्रता त्रिज्या। देखिए, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, या वक्रता त्रिज्या पर टिप्पणी लिखिए। तो जो मैं लिखाने जा रहा हूं वो आपको लिखना है। आप लोग इसे अच्छी तरीके से बढ़िया याद कर लीजिएगा कि वक्रता त्रिज्या होती क्या है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था, जब ये पूरा का पूरा एक कांच का गोला बना हुआ था, तो मैंने आपको कहा था कि केंद्र से ये जो गोला है उसकी परिधि तक की दूरी को हम लोग कहते हैं त्रिज्या। जब हम दर्पण के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो हम कहेंगे कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, यही तो त्रिज्या है। तो आप कहेंगे दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समझ में आ रही बात ना? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। लिखते हैं, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो आप कहेंगे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आई बात? यह दर्पण का ध्रुव और यहां पर है वक्रता केंद्र, इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहेंगे, अर्थात वक्रता त्रिज्या कहेंगे। तो इसको यहां पर हम लोग क्या कहेंगे? ये मैं लिख के दे रहा हूं आपको, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब थोड़ा मैं इसको रफ करना चाहूंगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, जो अगली वाली आपकी जो हेडिंग बनेगी वो बनेगी मुख्य अक्ष। वो भी किसका? दर्पण का मुख्य अक्ष। आइए समझते हैं कि ये मुख्य अक्ष क्या है। मैंने आपसे कहा था कि मान लिया मैंने कि यह एक क्या हो गया, अवतल दर्पण ले लिया। यहां पर आपने कहा था कि ये सी है, जिसको आपने कहा था कि वक्रता केंद्र है। यहां पर आपने कहा था कि यह दर्पण का मुख्य बिंदु है, अर्थात मेन बिंदु है, केंद्र बिंदु है। तो यदि हम दर्पण के ध्रुव की बात करें, दर्पण के मुख्य अक्ष की बात करेंगे, तो देखिए, यदि इस तरीके से वक्रता केंद्र और इस ध्रुव, वक्रता केंद्र और इस ध्रुव अर्थात P को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच दी जाती है, तो यही जो सीधी रेखा जा रही है यही कहलाती है आपका मुख्य अक्ष। तो हम यदि परिभाषा लिखेंगे तो हम यह कहेंगे कि दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाती हुई खींची गई सीधी रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। आइए इसकी परिभाषा लिखते हैं। क्या लिखेंगे? दर्पण के
वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाते हुए खींची गई सीधी रेखा या रेखा मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहा गया? दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाते हुए खींची गई रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण का ध्रुव यहां पर है, वक्रता केंद्र यहां पर है, इन दोनों को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच दी गई, यही रेखा कहलाएगी आपकी दर्पण का मुख्य अक्ष। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको मुख्य अक्ष लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक है। ये जितनी परिभाषाएं मैं लिख रहा हूं ये आपको याद करना है, आप इसे अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से 2-1 जरूर पूछ ली जाती हैं। अब देखिए, जो इसके बाद की जो हेडिंग है वो आपकी है मुख्य फोकस। हेडिंग बनाइए, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस या फोकस बिंदु। अब देखिए ये मुख्य फोकस क्या होता है। ये आपका कोई दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, यहां पर वक्रता केंद्र C है, समझिए। उसके बाद लिखेंगे दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के, देखिए यहां पर आई, अब यहां से उधर जाने का मार्ग नहीं मिल रहा है तो जाहिर सी बात है इन किरणों का परावर्तन ही होगा। इस प्रकार से इन किरणों का मान लीजिए परावर्तन हो रहा है। इस तरीके से ये किरणें निकल जाएंगी, ये इधर की ओर जा रही हैं, उधर का तीर का निशान, परावर्तन करके इधर आ रही है, ऐसे तीर का निशान। तो इनमें तीर का निशान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, आप लोग जरा गौर से लगाइएगा। जिधर की ओर जा रही हैं तीर का निशान हमेशा उधर की ओर ही हम लोग करेंगे। देखिए ये किरणें आकर के इस बिंदु पर मिल रही हैं, इस बिंदु पर, और इस लाइन को अभी अभी मैंने बताया था कि इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। यही कहलाता है आपका फोकस, F, कैपिटल F। ये क्या कहलाएगा? आपका फोकस। अब परिभाषा की बात करते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर किरणें हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, कहां पर? इस पॉइंट को याद रखना, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ये अवतल दर्पण है इसलिए यहां पर मिल रही हैं, और यदि यही उत्तल दर्पण होता तो ये किरणें हकीकत में मिलती नहीं, दर्पण के पीछे साइड मिलती हुई प्रतीत होती। इसलिए मैंने कहा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वही बिंदु कहलाता है मुख्य फोकस। समझ गए? चलिए, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा।
परिभाषा लिखते हैं, आप एक आध बार और पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को आप बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मुख्य फोकस क्या है? तो आप लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आई बात? एक बार फिर से मेरे साथ। मैंने कहा मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन हुआ इनका, मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, जिस बिंदु पर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इस बिंदु पर मिल रही हैं, इसे क्या कहेंगे? दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे। ठीक है, उतार लीजिएगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए इसी के बाद, इसी क्रम में जो अगली वाली हेडिंग आप बनाएंगे वह आपकी होगी फोकस दूरी। क्या होगी? फोकस दूरी। अगली वाली हेडिंग बनाइए फोकस दूरी। फोकस दूरी एक आसान सी परिभाषा समझ लेते हैं पहले। जिस प्रकार से अभी हमने कहा था कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। सिंपल, वेरी सिंपल। जिस प्रकार से वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या, ठीक उसी प्रकार से फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग कहेंगे फोकस दूरी। आसान सी परिभाषा है। तो क्या लिखेंगे? मुख्य फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। देखिए मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से
प्रदर्शित करते हैं। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा। एक बार फिर से मेरे साथ आप रिवीजन करेंगे। मुख्य फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो जितनी भी अभी भी दर्पण से संबंधित या गोलीय दर्पण से संबंधित जितनी भी मैंने आपको अभी अभी परिभाषाएं लिखाई हैं, यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक वर्ष किसी ना किसी सेट में यह अवश्य दे दिया जाता है कि जितना लिखा है इनमें से किसी एक पर आप टिप्पणी लिखिए, किसी एक की परिभाषा लिखने के लिए आपको आ ही जाता है। तो आप कोशिश करेंगे कि आप इस चित्र के माध्यम से, चित्र को बनाते हुए आप अपने एग्जाम में इन परिभाषाओं को लिखेंगे, जिससे आपके नंबर बढ़ जाएंगे। देखिए, अब इसके बाद कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग है नहीं है दर्पण से संबंधित, तो आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। आज थोड़ा समय कम है, तो आप लोग जितनी भी ये मैंने लिखाई हैं परिभाषाएं, आप इनको घर में जा करके अच्छे से बढ़िया पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, पढ़िएगा, याद कीजिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक आ रहा है। और इस फिगर को, जितने भी फिगर्स मैंने समझाए हैं उनको समझने का प्रयास कीजिएगा। उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच क्लास।